हर दिन नया एक नई शुरुआत है। हर दिन नया एक नई शुरुआत है। जिंदगी तेरे साथ फिर तू क्यों उदास है। हर दिन नया एक नई शुरुआत है। जिंदगी तेरे साथ फिर तू क्यों उदास है। छोड़ दे उन चीजों को जो तेरे पास नहीं। छोड़ दे उन चीजों को जो तेरे पास नहीं और जश्न बना उन चीजों का जो तेरे पास है। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं भूषण उज्जैनकर, आपका फिजिक्स टीचर, फिर से आपके लिए लेकर आया हुई नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखा जाए तो फिजिक्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें से कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपको बोरिंग हो रहा है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, बस बाकी चीजें तो अपने आप होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा टारगेट जब आप लेते हो तो छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है तो तिनका तिनका उसको उठाना पड़ता है, तब जाकर के वो अपना घोंसला बनाती है। इसलिए बड़े बड़े एग्जाम के लिए आपको छोटे छोटे कंसेप्ट को एक एक करके जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और फिर आपको उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यही काम करना ही जिंदगी है। काम करना ही जिंदगी है, तो काम अपने को करते जाना है। चलना ही जिंदगी है, चलते ही जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखिए क्या कवर करना है आज आपको, क्या क्या कवर करना है। डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। डेफिनेशन ऑफ वर्क डन अपने को समझना है क्या है। तो उसके बाद फॉर्मूला फॉर वर्क डन। सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क तो ये भी अपने को समझना है यहाँ पे। चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं कि क्या है पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में क्या अपने को यहाँ पे सब टॉपिक क्या है और क्या बोला गया है, क्या करना है। डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना? क्या है वर्क डन की डेफिनेशन। पहले इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। देखिए जरा, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, वहां से सभी चीजें आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। देखिए क्या होता है। देखा जाए तो जैसे आप बोलते हो कि डिस्प्लेसमेंट आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप वेलोसिटी को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? एस होता है। डिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो डी होता है, ठीक है ना? देखिए डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत बढ़िया। चलो अगर डी हम लिखे यहाँ पे तो वो क्या होगा बेटा? डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस। दिख रहा है सब लोगों को? दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। थोड़ा पेन की साइज हम बढ़ा देते हैं, ठीक है? डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? समझनी है। तो सुनो जरा, हम उस चीज को समझेंगे जहां से ये सब शुरू हो रहा है, ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखूंगा और वहां से आपको समझना है कि ये चीजें कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। ये आपको समझना है। जरा सुनिए, मेरी बात सुनिए जरा। यहां पे मैं लिखता हूं एनर्जी। एनर्जी किसके पास में होती है भैया? सिस्टम के पास में एनर्जी होती है। किसके पास में होती है? सिस्टम के पास में। आप खुद एक सिस्टम हो। आप खुद क्या हो? सिस्टम। और हर सिस्टम का फ्यूल होता है। जैसे आप एक सिस्टम हो तो आपका फ्यूल क्या है? फूड। आपको फूड खाना पड़ेगा। जब आप फूड खाओगे तब आपकी एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तो सिस्टम आप हो और आपका फ्यूल क्या है? फूड। वैसे कोई व्हीकल आपने ले लिया तो व्हीकल क्या हो गई? सिस्टम। और उस सिस्टम का फ्यूल क्या है? पेट्रोल, डीजल, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें से कोई भी हम उठा लेंगे तो वो बन जाएगा उसका फ्यूल। आ रहा है समझ में? तो एनर्जी होती है किसकी पास? किसकी एनर्जी होती है? सिस्टम की। अब देखिए आपने खाना खा लिया, खा लिया तो आपकी कैलोरीज बढ़ गई। हम क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कैलोरी देखा जाए तो ऐसा यूनिट नहीं है एनर्जी का। जूल ये एनर्जी का ऐसा यूनिट है और कैलोरी एनर्जी का सीजीएस यूनिट है। लेकिन हम ह्यूमन बॉडी की जब भी बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, तो हम उसको कैलोरीज में, जो एनर्जी है अपनी कैलोरीज में काउंट करते हैं। तो आपने क्या किया, एक ह्यूमन बीइंग को, जैसे एक मेल और फीमेल की बात करें तो एक मेल को जो एक हट्टा काटा, एक एकदम धष्ट पुष्ट एखादा व्यक्ती आहे,
त्याला किती लागेल 2000 ते 2500, 2000 से लेके 2500 तक क्या लगेंगे उसको, कैलोरीज लगेंगे एक दिन के लिए। एक फीमेल के लिए कितने लगेंगी, 2000 कैलोरी इतनी एनर्जी लगेंगी। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप खाना खाते हो तो आपकी कैलोरीज क्या होती है, बढ़ जाती है। आपने खाना खाया, आपकी कैलोरीज बढ़ गई, और आपने क्या किया, फिर घर का काम किया। क्या किया आपने, घर का काम किया। तो घर का जब आप काम कर रहे थे तो आपकी सिस्टम में से एनर्जी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अगर आप समझो कि अगर आप खाना खाने के बाद में आपकी एनर्जी होती है 1500 जूल, ठीक है ना, कैलोरीज समझो, कैलोरीज हम मान लेंगे 1500 कैलोरी, इतने आपके पास में एनर्जी हो गई खाना खाने के बाद। और जब आप काम कर रहे हो तो ये 500 कैलोरीज अगर उसके अंदर की बर्न हो गई, ठीक है ना, मतलब 1500 आपके पास में अमाउंट था, अभी उसका कितना बचा, 1000 ही बचा है, मतलब 500 खर्च हो गया। तो ये 500 कैलोरी जो खर्च हुई है वो काम करने में खर्च हुई है। किस में खर्च हुई है, काम करने में, वर्क डन करने में खर्च हुई है। तो इतना आपको समझना है कि जितनी एनर्जी लॉस हुई उतना ही वर्क डन होगा, जितनी एनर्जी लॉस हुई उतना ही क्या होगा, वर्क डन होगा। अगर आपकी 500 कैलोरीज बर्न हो चुकी है तो वर्क भी कितना होगा, 500 कैलोरीज ही होगा। इसलिए एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि सिस्टम के पास में एनर्जी होती है, सिस्टम जब काम करती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ने जितनी एनर्जी लूज की है उतना ही काम हुआ है। ठीक है ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है ना। हम क्या बोलते, हमने क्या रटा हुआ है कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है ना, तो सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। एनर्जी लॉस बाय द सिस्टम, एनर्जी लॉस बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम एनर्जी लूज करती है तो क्या होगा, वर्क डन होगा। अब जो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन कैसे होगा, जैसे आपके घर में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है, ठीक है ना, और मम्मी ने आपको बोला कि देखो हॉल में इतनी सारी चीजें बिखरी हुई है, तो आपको हर चीज को उसकी जगह पे रखना है उठा के। ठीक है ना। तो क्या हुआ, मम्मी ने आपको बोला कि आधे घंटे में ये तो काम होना चाहिए। फिर मम्मी बाहर चली गई और मम्मी ने बाहर बाहर से वापस आके देखा, जब मम्मी फिर से घर पे वापस आई तो उसने देखा कि सारे कपडे, सारा जो सगळा जेवढा पसारा घरात पडलेला होता तो सगळा पसारा त्याच जागेवर आहे, तो कुठे गेलाच नाही। मग यामध्ये डिस्प्लेसमेंट झालं का, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। अब अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं तो आप बोल नहीं सकते कि वर्क डन आपने किया करके। ठीक है ना। तो जब आप डिस्प्लेस करोगे चीजों को तभी वर्क डन माना जाएगा। अब कोई भारी भरकम चीज है, सोफा या फिर कोई वुडन चेयर है जो हॉल में एकदम बीचों बीच आपने रखी हुई है, अब आपको उठा के साइड में उसको करना है। ठीक है ना। तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है, पुल और पुश। पुल और पुश उसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं। तो आपने उसको पुल किया या फिर पुश किया और आपने उसको डिस्प्लेस करवा दिया। तो वर्क डन कब होगा, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे और जब डिस्प्लेसमेंट होगा, तब क्या माना जाएगा बेटा कि आपने वर्क डन किया। अदरवाइज ये तुम बोल नहीं सकते कि तुमने वर्क डन किया। आ रहा है समझ में, ऐसी बात होगी। तो एनर्जी लॉस बाय द सिस्टम मतलब क्या होता है, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन करने के लिए आपको लगाना पड़ता है फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद में क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जो फोर्स यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बात को समझो, बात की गहराई को समझो कि जो आपने फोर्स यहां पे बोला, क्या बोला, क्या बोला, ठीक है ना, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपने फर्स्ट अपना चैप्टर देखा हुआ है लॉस ऑफ मोशन, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन वहां पे किया हुआ है। आप अगर वहां से पढ़े हुए हो, वहां से आपने वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आएगा। अगर नहीं समझा है तो आपको फिर से वहां पे जाना पड़ेगा, PW महाराष्ट्र 9-10 इस चैनल पे लॉस ऑफ मोशन ये चैप्टर है 9 के लिए, वो चैप्टर पढ़ के आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तब आपको ये चैप्टर समझेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं कि एनर्जी, जो एनर्जी होता है, एनर्जी लॉस अगर होती है सिस्टम से तो वर्क डन होगा। वर्क डन कब होगा, अगर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को देखो, समझो जरा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को लाया, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसको ही हम बोलते क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। और जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं सर आप? अरे मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि यहां पे आपको जितने टर्म्स दिख रहे हैं, बात को सुनो जरा, बात को समझो जरा, समझने की बात है, समझोगे तो अपने आप लिख भी सकोगे। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे, इन सारी चीजों से, इन सारी जो चीजें हैं फिजिक्स में, ये जो टर्म्स आप पढ़ते हो उन सब का ओरिजिन क्या है? एनर्जी। एनर्जी जब लॉस होती है सिस्टम से तो वर्क डन होता है। वर्क डन कब होता है? सिस्टम जब फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट करवाती है चीजों का, तब वर्क डन होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को जुड़ी हुई है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? द अल्टीमेट कंसेप्ट इज ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? तो एनर्जी का कंसेप्ट है, वहां से सारी गाड़ी शुरू होती है, उसके बाद में सारे जो कंसेप्ट है वो आते जाते हैं। इसलिए एनर्जी को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए। चलो, तो ये हो गया बेटा इंट्रोडक्शन, ये हो गया ट्रेलर उस चीज का जो आप आज पढ़ने वाले हो। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बताने के बाद, ये समझने के बाद आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन ऑफ वर्क डन सुनो अभी। डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन कब होता है? वर्क डन को बोला जाता है कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है ना? हाँ, आफ्टर application of force on a body, after application of force on a body, it gets displaced, ठीक है ना? displaced, then we can say work has been done, work is done, ठीक है ना? अब इसमें आपको बात समझनी है कि जैसे मैंने लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर जो पढ़ाया था पहले, उसमें मैंने समझाया था कि ये बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, तो यहाँ पे फोर्स में आपको देखना है कि ये फोर्स कैसा होना चाहिए बॉडी के लिए? अनबैलेंस्ड होना चाहिए, तभी काम बनेगा। अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या? देखिए, यहाँ पे अगर वॉल है, उसको मैं अगर धक्का मारता हूँ, क्या वो यहाँ से डिस्प्लेस होने वाली है? Is it possible that after application of force by me that wall will get displaced? Is it possible? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो इतना नहीं है कि वो बॉडी को डिस्प्लेस कर सके। वो बॉडी इसको क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है। अगर वो बैलेंस कर रही है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा ही नहीं। अगर आपको उसको डिस्प्लेस करवाना है तो आपको बहुत भारी भरकम फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि उसके लिए अनबैलेंस्ड हो, ठीक है ना? तो कोई भी बॉडी कब डिस्प्लेस होती है? जब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स उसके लिए अनबैलेंस्ड हो। तो अनबैलेंस्ड अगर फोर्स होगा तब जाकर के बॉडी डिस्प्लेस होगी, अदरवाइज डिस्प्लेस होगी नहीं। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना? तो ये हो गया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑन अ बॉडी इट गेट्स डिस्प्लेस, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन, वर्क इज डन। ये हो गया डेफिनेशन। तुम ऐसा भी लिख सकते हो या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? वर्क इज said to be done, when the applied force, when the applied force on the body, when the applied force on the body displace it, ठीक है ना? ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों ही चीजें कैसी है? सेम ही, ठीक है ना? फोर्स आपने लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, तो आप बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है, ठीक है ना? फिजिक्स क्या बोलता है कि आपको पता है कि आपने तो फोर्स लगाया वॉल के ऊपर, लेकिन वॉल तो वहीं पे है, ठीक है ना? लेकिन फिजिक्स क्या बोलेगा? देखो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है,
तो हम ये नहीं बोल सकते कि वर्क डन हुआ है। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने फोर्स तो अप्लाई किया, आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन वर्क का फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को? व्हाट द फॉर्मूला इज सेइंग, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगाया आपने? 100 न्यूटन फोर्स लगाया, कोई बात नहीं बेटा, आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया उसका? अरे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, अरे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मैंने तो फोर्स लगाया 100 न्यूटन, लेकिन भैया बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन भी 0 होगा। क्या बोला मैंने? वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, और सब टॉपिक समाप्त होता है, और हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला ऑफ वर्क डन का, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में समझेंगे, कैसा होता है। क्या आपने फोर्स लगाया, एक बात समझ लो, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में तुमको समझाया था पहले, ठीक है ना। हम पहले सेंटर ऑफ मास को समझ लेंगे एक बार, फिर मैंने पहले भी समझाया था लॉज ऑफ मोशन में, अभी आपको मैंने वो चीजें समझाई थी, एक बार फिर से मैं आपको सेंटर ऑफ मास समझाता हूं। देखिए, यहां पे है एक ऑब्जेक्ट, परफेक्ट सर्कल बना है भैया, आप भी ट्राई करो, आपका भी परफेक्ट सर्कल बनेगा। देखो, ये बॉडी है, ठीक है ना, और मान लो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपने फोर्स बराबर यहां पे लगाया, तो वो केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जहां पे आपने, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। तो सेंटर ऑफ मास को जब आप हिट करते हो तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाती है जहां पे आपने फोर्स लगाया। लेकिन यहां पे फोर्स ना लगाते हुए अगर आपने साइड में फोर्स लगाया, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा साइड में अगर आपने फोर्स लगाया, तो बॉडी उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी जहां पे आपने फोर्स लगाया है। बॉडी घूमते घूमते, देखिए जरा, अरे बॉडी किधर जा रही है? अरे देखो जरा कि बॉडी जो है घूमते घूमते इधर चली गई भैया। समझ में आ रहा है आपको? तो फोर्स आपने लगाया, लेकिन होगा क्या? अरे क्या होगा सर, कि अगर आपने साइड में फोर्स लगाया, सेंटर ऑफ मास से दूर दूर फोर्स लगाया, तो बॉडी रोटेट करती है, ठीक है ना, रोटेट करती है। और जो फोर्स बॉडी को रोटेट करवाता है, दैट फोर्स वी कॉल्ड रोटेटरी फोर्स, टॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा उसको? टॉर्क। टॉर्क भी फोर्स है, मैंने पहले बताया था आपको। प्रेशर भी फोर्स है, फोर्स भी फोर्स है, टॉर्क भी फोर्स है, अपथ्रस्ट भी फोर्स है, ये सभी फोर्स ही है। लेकिन जो फोर्स बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन में आपने फोर्स लगाया सेंटर ऑफ मास के ऊपर, बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो आप बोलेंगे हाँ ये फोर्स है। लेकिन अगर आपने साइड में फोर्स लगाया तो बॉडी रोटेट कर रही है, और अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो आपने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को हम बोलेंगे टॉर्क। समझ में आ रही है बात? मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और हमने पहले भी बोला था लॉन्चिंग के टाइम पे, हम तुमको ऐसा पढ़ाएंगे भैया कि स्टेट बोर्ड के बच्चे को ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम स्टेट बोर्ड में हैं, ठीक है ना। आप 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे कोई भी एग्जाम दे दो, ये जो हम यहाँ पे सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इसका फायदा आपको हर एग्जाम में होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम हर एक चीज को तोड़ मोड़ के यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि पूरा चैप्टर समझ में आए। तो ये हो गई सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट होता है इन अ बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर एक पॉइंट है, वहां पे तो होल मास ऑफ द बॉडी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास। जो क्लास में मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर को ऐसा लगता है कि मैं ही पूरा क्लास हूं, तो वो सेंटर ऑफ मास वाला एक कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट को ऐसा लग रहा है कि मैं ही पूरी बॉडी हूं, है वो पॉइंट, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं ही पूरी बॉडी हूं। दैट पॉइंट वी कॉल सेंटर ऑफ मास। अगर आपने फोर्स लगाया और फोर्स अगर इसके ऊपर लगता है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां पे फोर्स जा रहा है, लेकिन यहां पे हिट नहीं हुआ और किसी और जगह पे हिट हुआ तो बॉडी रोटेट करती है। मतलब समझ लो कि आपने जो फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में बॉडी नहीं जाएगी, वो रोटेट करने वाली है। और जो आपने जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो पॉइंट इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। देखिए जरा, यहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं। ये लिया आपने लगेज, ठीक है ना, आपको जाना है समर की छुट्टियां और आप जा रहे हो अपने मामा के गांव, ठीक है ना। देखो जरा, इस लगेज को डिस्प्लेस करवाना है फोर्स लगा के, तो आपने क्या किया? क्या किया सर? ये देखो,
यहां से रोप आपने यहां पे खींची, तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। समझ में आ रही है बात? यहां इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। अब फोर्स लगाने के बाद अरे क्या होगा? अरे फोर्स लगाने के बाद बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी कि बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी बताइए जरा। बॉडी क्या इस डायरेक्शन में जा रही है कि इस डायरेक्शन में जा रही है? डेफिनेटली बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करेंगी, अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो है वो ट्रैवल करने वाली है। आ रहा है समझ में? लेकिन आपने तो फोर्स इधर लगाया है, फोर्स तो आपने इधर लगाया है। अब क्या करे भैया? फोर्स तो आपने इधर लगाया, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो अलग ही डायरेक्शन में हो रहा है और रोटेशन भी नहीं हो रहा है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये जो फोर्स का वेक्टर है, ठीक है ना, ये देखो ये फोर्स एक्ट हो रहा है और इसने हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा इतना एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया? थीटा। ठीक है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे कि जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है कॉस थीटा। ठीक है ना? तो ये जो यहाँ पे फोर्स लगा और इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आएगा बेटा एफ कॉस थीटा, और इसी फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, इसी फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं हम एफ साइन थीटा। क्या बोलते हैं उसको? एफ साइन थीटा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एफ साइन थीटा। ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। ठीक है ना? एफ साइन थीटा क्या करता है? जब आप इसको खींच रहे हो ऐसा, तो बॉडी जो है वो थोड़ी टिल्ट हो जाएगी। आप उसको देख सकते हो, थोड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब बॉडी थोड़ी इस प्रकार से ऐसी टिल्ट हो जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? टिल्ट हो जाएगी वो, क्योंकि आप उसको ऊपर भी खींच रहे हो और आगे भी खींच रहे हो। इस प्रकार से ये जो एफ साइन थीटा है वो ऊपर एक्ट होगा वर्टिकली अपवर्ड, और जो एफ कॉस थीटा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ एफ कॉस थीटा का इंपैक्ट पड़ रहा है कि एफ साइन थीटा का? दोनों का पड़ रहा है। थोड़ी सी बॉडी इधर टिल्ट हो चुकी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का वो एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में है। और वर्क का फॉर्मूला क्या है जरा बताइए मुझे? अरे वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने? फिर से बताओ आप। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो आप लिख लोगे, लेकिन ये एफ जो है, तो एफ तो एक्ट नहीं हो रहा। ये देखो ये एफ एक्ट हो रहा था, और ये जो कंपोनेंट था भैया, ये जो कंपोनेंट था वो था एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो क्या था? और वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? वर्टिकल कंपोनेंट था एफ साइन थीटा। समझ में आया क्या? एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। तो आपने एफ कॉस थीटा इंटू एस लिखा, तो यहाँ पे एफ जो एफ कॉस थीटा है उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भैया। तो यहाँ पे एफ जो है, यहाँ पे लिखो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। एकदम सही बात है। अरे एकदम सही बात है। मैंने क्या बोला? W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए वर्क का फॉर्मूला क्या था? आज तक आप इस गलत फहमी में थे, आज तक आप इस गलत फैमिली में थे। सही बात है ना? गलत फैमिली में थे कि भैया वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आज पहली बार ये आपको पता चला है कि भैया वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। और एफ एस कॉस थीटा ही क्यों होता है? क्योंकि फोर्स का जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अर्जुन सर पढ़ाने वाले हैं मैथ्स में। जब अर्जुन सर पूरा पढ़ाएंगे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा समझ में उसको पूरा समझ लेना है, ऐसा नहीं। टाइम लगता है, धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी और फिर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझने वाली है। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो लाइव सेशन में हम इसको फिर से पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है भैया
जो आपको नहीं समझेंगे इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लाइव सेशन में उसको फिर से समझाया जाएगा। आपके जो कमेंट्स होंगे वीडियो के नीचे उसके अकॉर्डिंग फिर से वीडियो बनाए जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा हमेशा आपको स्माइल करते रहना है। हा हा हा, स्माइल करते रहो, टेंशन मत लो, ठीक है ना। सब कुछ धीरे धीरे समझ में आता है, ठीक है। ओके, एफ कॉस थीटा हो गया। अब मैं आपको और कुछ बताने वाला था, लेकिन इस स्माइल के चक्कर में मैं कुछ भूल गया, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, मैं नहीं भूला और मैं भूलने वाला भी नहीं हूं। देखिए जरा क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को कि भैया यहाँ पे फोर्स जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वर्क डन तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको पहले समझाया है, फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बताया है। क्या बताया सर? अरे मैंने बताया कि भाई एनर्जी लॉस बाय द सिस्टम में वर्क डन होता है। अब एनर्जी खुद स्केलर क्वांटिटी है। अब एनर्जी स्केलर क्वांटिटी क्यों है इसको भी समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, कोई बात नहीं, इसको भी समझेंगे। एनर्जी, व्हाई एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आपने लिया चाय का कप, चाय पीना बुरी बात है, तो आपने चाय का कप लिया, समझ लो स्टील का कप है, किसका कप है? स्टील का। और इसने आप, ठीक है ना, इसमें आपने दूध में बोनविटा मिलाई है और दूध की शक्ति बढ़ाई है, दूध में बोनविटा मिलाई और दूध की शक्ति बढ़ाई है। तो यहाँ पे आपने लिया मिल्क और मिल्क के अंदर बोनविटा डाला हुआ है। वाह वाह सर, ठीक है ना, फिर से भूख लग गई मुझे तो यहाँ पे आपने कप में वो मिल्क लिया, मिल्क में आपने बोनविटा डाला। अब देखो क्या होगा, और ये स्टील का ग्लास है, समझ लो स्टील का ग्लास है, तो होगा क्या? तो यहाँ पे आपने उसको रखा, तो ये बहुत गर्म है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो इसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है, इसके अंदर से एनर्जी भैया बाहर निकल रही है। एकदम सिंपल सी बात, एनर्जी क्या हो रही है? रेडिएट हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? रेडिएट हो रही है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। एनर्जी क्या हो रही है? रेडिएट हो रही है। चलो, रेडिएट हो गई एनर्जी, एकदम सही बात। तो होगा क्या, देखो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट हो चुकी है। तो मुझे बताइए, जब एनर्जी बाहर निकल रही है तो क्या उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है कोई? ऐसा है क्या कि एनर्जी जो है लेफ्ट साइड में ही जा रही है, राइट साइड में ही जा रही है? सन से जो एनर्जी निकल रही है वो तो सिर्फ अर्थ की तरफ ही आ रही है, उसके लेफ्ट या फिर राइट में नहीं जा रही है, ऐसा होगा क्या? नहीं। एनर्जी एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके फ्लो होने की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। उसकी फ्लो होने की पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? नहीं। वो जहां पे एनर्जी कम है वहां पे क्या हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो नहीं होती, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है। अब लॉस, अब ये सिस्टम है, और सिस्टम अगर एनर्जी लूज कर रही है तो क्या होगा बेटा? वर्क डन होगा, ठीक है ना। हीट क्या है? हीट भी क्या है? एनर्जी ही है। अब हीट एनर्जी क्यों है? क्योंकि हीट से क्या होता है? वर्क डन होता है। हीट जब आप सिस्टम को दोगे तो सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी, मतलब क्या हुआ? वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ। इसलिए हीट क्या है? हीट भी एनर्जी है। चलो, तो ये एनर्जी बाहर निकली और एनर्जी लॉस बाय द सिस्टम इज नोन एज वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? जैसा एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है वैसे वर्क डन भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और मैथ्स में, मैथेमैटिक्स में, ठीक है ना, अर्जुन सर ने सुन तो नहीं लिया ना? हाँ, मैथेमैटिक्स में, अरे भैया मैथमेटिक्स में आपको दो टर्म मिलेंगे, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भैया किसका होता है? वेक्टर्स का। वेक्टर्स का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, और वेक्टर्स का आपने क्या लिया? वेक्टर्स का आपने क्या लिया? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लिया आपने? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आपने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो क्या होता है, अगर आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट
वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये जो यहाँ पे तैयार होता है वो जो क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। दो वेक्टर का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या होती है क्वांटिटी स्केलर। यहाँ पे आपने क्या किया, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, ठीक है ना। जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो उसमें क्या लिखा जाता है बेटा, कॉस थीटा लिखा जाता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहां पे साइन थीटा लिखा जाता है। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें क्या रहती है, क्या बनती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क क्या हो गई बेटा, स्केलर क्वांटिटी हो गई। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे टॉर्क, टॉर्क मतलब जो फोर्स बॉडी को घुमाता है उसको बोलते हैं हम टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहां पे होगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है वहां पे साइन थीटा लिखा जाता है, और यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, अरे भैया वो वैल्यू होती है खुद वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो मैंने आपको एक ग्लास के एग्जांपल से समझाया, ये हो गया प्रैक्टिकल एग्जांपल, और प्रैक्टिकल उसकी मेथड समझने की। और आपको मैथमेटिकली अगर समझना है कि उसको प्रूव करके दिखाना है, किसी ने आपको पूछ लिया कि बता मुझे कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो वहां पे आपको उसको ये बताना पड़ेगा, भैया देखो मैथमेटिक्स में दो टर्म होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया दो वेक्टर का तो वहां पे जो क्वांटिटी बनेगी वो बनेगी स्केलर क्वांटिटी, और अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया और वहां पे जो वैल्यू आएगी, जो वहां पे प्रोडक्ट आएगा वो होगा वेक्टर। तो टॉर्क हो गया वेक्टर और वर्क हो गया स्केलर। आ रही है बात समझ में, मैंने ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से आपको समझाया है, ठीक है ना। आपको आपकी लेवल बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हम आपको फाउंडेशन में इतना स्ट्रांग करना चाहते हैं कि आप जब 11 में पैर रखो तो क्या होगा, आपको मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस फील हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं JEE कर सकता हूँ, मैं नीट की प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकता हूँ, कोई भी एग्जाम हो 10 के बाद में आप कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पे आगे बढ़ सको। इसलिए हम सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। हुँ? कविता सुनोगे, अरे कविता सुनोगे क्या, कमेंट करके बताओ जरा। हम्म कविता सुनोगे, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे क्या आप, शायद आप नहीं बोल रहे हो। ठीक है ना, वीडियो के एंड में बोल देंगे, वीडियो के एंड में बोल देंगे भैया। चलो, टाइप्स ऑफ, टाइप्स लिखो ना भैया, ये क्यों गलत लिखते हो, टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क के टाइप्स, वर्क के टाइप्स क्या होते हैं ये अपने को समझना है। तो जो वर्क के टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, वाह वाह वाह, कभी कभी मैं बहुत निगेटिव सोचता हूँ, वाह वाह सर वाह वाह, और कभी मैं सोचता ही नहीं, क्या बात है सर क्या बात है। कभी कभी मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, कभी कभी मैं निगेटिव सोचता हूँ, लेकिन कभी कभी ना मैं पॉजिटिव सोचता हूँ ना मैं निगेटिव सोचता हूँ, कभी कभी तो मैं कुछ भी नहीं सोचता, ठीक है ना, तब मैं जीरो सोचता हूँ। ठीक है ना, तब मैं क्या सोचता हूँ, जीरो सोचता हूँ। अब ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव वर्क डन क्या है, ये निगेटिव वर्क डन क्या है, ये जीरो वर्क डन क्या है, ये सारी चीजें अपने को समझनी है, जो कि बहुत बहुत सिंपल है। इसे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में, ठीक है ना। जीरो वर्क डन के सिवा क्या कुछ डिफिकल्ट हो सकता है, या कोई सॉरी सिंपल हो सकता है, सिंपल हो सकता है क्या, जीरो वर्क डन से कुछ सिंपल हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ काम करना ही नहीं है, अगर काम करना ही नहीं तो वो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। चलो, आपने क्या किया, क्या किया आपने, ये यहाँ पे बॉडी है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, और आपने जिस दिशा में फोर्स लगाया उस दिशा में ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसी दिशा में
इस दिशा में आपने फोर्स लगाया, ठीक है ना। अब कॉस के कुछ वैल्यूज होते हैं, जरा सुनो। अरे कॉस के वैल्यू सुनने हैं भैया आपको। कॉस कहा, देखो जरा समझो मेरी बात को। जो कॉस 0 होता है वो 1 होता है, जो कॉस 90 होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। जो कॉस 180 होता है वो -1 होता है, जो कॉस 270 होता है वो कॉस 270 होता है वो तो 0 होता है, और जो कॉस 360 होता है वो भी 1 होता है। आ रहा है समझ में आपको, ठीक है ना। ये थोड़े वैल्यूज है, ये आपको समझने हैं, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्क, तो आपने इधर फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देखिए जरा, ये है फोर्स की डायरेक्शन और ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और दोनों चीजें एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब इन दोनों में कोई एंगल ही नहीं है। इन दोनों में एंगल कितना है? 0 है। कितना एंगल है? 0 है। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वाह सर वाह, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो वर्क कितना होगा? वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और जो एफ डॉट एस कॉस 0 होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। आ रहा है? आ रहा है समझ? कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी? 1। इसलिए ये फॉर्मूला आएगा, और इस वर्क को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क बोलेंगे सर। बिल्कुल सही बात है। इस वर्क को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क बोलने वाले। पॉजिटिव वर्क डन ही हम आपको इसको बोलेंगे। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात है। चलो अब देखेंगे निगेटिव वर्क डन, ठीक है ना। निगेटिव वर्क डन, तो आप क्या कर रहे हो? आपने रॉकेट लॉन्च किया, आपने रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है ना। रॉकेट लॉन्च किया, यहाँ पे इसका लगा हुआ है नोजल, ठीक है। तो होगा क्या? देखो, फ्यूल बर्न होने के बाद, फ्यूल बर्न होने के बाद में क्या होगा जरा सुनिए। देखो, फ्यूल बर्न के बाद क्या होगा? फ्यूल बर्न होने के बाद में क्या होगा? ये जो रॉकेट है ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो जो फोर्स आपने लगाया वो किधर जा रहा है बेटा? नीचे। फोर्स नीचे जा रहा है जो आपने लगाया, और नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है ऊपर। नेट फोर्स किधर एक्ट हो रहा है? इसके ऊपर ऊपर। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर होगा बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब फोर्स किसी अलग डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स इधर एक्ट हुआ, नेट जो फोर्स है वो इधर ही एक्ट हुआ है। नेट जो फोर्स है वो इसके ऊपर ही एक्ट हुआ, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया वो इधर एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो कि आप ऐसा, आपको चलना है, तो आपने फोर्स किधर लगाया? पीछे की तरफ। आपने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, समझ में आ रहा है? पीछे की तरफ फोर्स लगाया आपने, तो पीछे की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो नेट इंपैक्ट हुआ आपके ऊपर एक्ट, वो इसी डायरेक्शन में है। तो नेट इंपैक्ट आपके ऊपर एक्ट हुआ वो इसी डायरेक्शन में है। तो आप फोर्स लगा रहे हो पीछे, और नेट इंपैक्ट जो आपके ऊपर एक्ट हो रहा है वो आगे की तरफ हो रहा है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की तरफ। लेकिन जो आपने फोर्स लगाया वो पीछे की तरफ है। जो आपने फोर्स लगाया वो किधर है भैया? अरे वो फोर्स पीछे की तरफ है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? जो वर्क होगा तो वो होगा एफ एस कॉस थीटा। तो देखो, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एफ इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है ना। तो एंगल कितना हो गया? कितना एंगल हुआ जरा बताइए मुझे। अरे एंगल कितना हुआ? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना। एकदम सही बात है। थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा एफ डॉट एस कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एफ एस और कॉस 180 का फॉर्मूला। कॉस 180 का यूनिट जो वैल्यू है वो -1 होती है। यहाँ पे जो वर्क होगा वो माइनस ऑफ एफ डॉट एस होगा। वर्क इज इक्वल टू निगेटिव एफ डॉट एस, इसलिए वर्क डन कैसा होगा भैया? निगेटिव होगा। इस प्रकार के वर्क डन को हम क्या बोलते हैं सर?
अरे इसको बोला जाता है निगेटिव वर्क डन। आ रही है बात समझ में? हम्म हम्म चलो, यहाँ पे निगेटिव वर्क डन हो गया, और आपको बात करनी है अभी जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन कब होगा भैया, देखो जरा। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन कब होगा, जरा सुनो, जरा समझो। क्या समझना है सर? देखो, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस, ठीक है ना। अब तुमको पता है कि जो कॉस 90 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। तो देखो सर्कुलर मोशन फिर से एक बार, ठीक है ना। ओके, यस, तो देखो ये जो फोर्स लग रहा है टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है पार्टिकल का वो इस दिशा में होने वाला है भैया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से छूट गया तो इधर जाएगा, तो फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, तो जो एंगल है दोनों के बीच का वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल है भैया। और कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट एस और कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। कितना होगा वर्क डन? वर्क डन होगा जीरो। समझ में आ रही है बात आपको? जीरो वर्क डन, एकदम सही बात, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। हाँ, एक हो गई पहली बात। और दूसरी अगर बात यह है कि आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वो केस में वर्क कितना होगा, जीरो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और फाइनली धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस के साथ में इस वीडियो को सुना है, ठीक है ना। आपका आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे, यही हम आशा करते हैं। इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक कविता आपके लिए, ठीक है ना। लेके आशीर्वाद अपने गुरुजनों का, लेके आशीर्वाद अपने गुरुजनों का, ऐसा तू पराक्रम कर ले। लेके आशीर्वाद अपने गुरुजनों का, ऐसा तू समर्पण कर ले। रण पड़ जाए कम तुझे, रण पड़ जाए कम तुझे, ऐसा तू पराक्रम कर ले, ऐसा तू पराक्रम कर ले। तो इसी के साथ में वर्क एंड एनर्जी का जो लेक्चर नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। अब इसका आएगा पार्ट 2। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच गाइस।